आइए सुनते हैं मधु काकरिया जी की कहानी सहेली। पहली बार जब मिली थी तवलीन से तो वो मुश्किल से 15-16 साल की रही होगी। मखमली आवाज़ और मक्खन जैसी रंगत वाली तवलीन जैसे चलता फिरता बसंत थी। प्रकृति और प्रेम की एक उत्कृष्ट रचना। उसके चाहने वाले ढेरों थे, कॉलेज हो या हमारा मोहल्ला, जिधर से भी वो गुजरती थी हर मनचले की आंखें उठ जाती थीं उसकी तरफ। उसके अधिकांश फ़ोन हमारे यहाँ ही आते थे। वो मोबाइल का ज़माना नहीं था। एक लैंडलाइन फ़ोन से कई घरों का काम निकल जाता था। एक बार मैंने ही उठाया था वो फ़ोन। किसे चाहिए? पूजा। पूजा वूजा यहाँ कोई नहीं रहती। सुनिए तो, उसका नाम तवलीन है। तो आपने पूजा क्यों कहा? क्योंकि वो मेरी पूजा है बस। एक बार बात करना चाहता हूँ उनसे। हम जाने कब तक इस फ़ोन पर और ऐसे टपोरी मार्का प्रेमियों पर हो करके हंसते थे। हमें विश्वास था कि हमें जीवन में और कुछ ना मिले पर हमसे सच्ची मोहब्बत करने वाले पति अवश्य मिलेंगे। हम अपने उन्हीं अदृश्य प्रेमी पति की तरफ से गुनगुनाते, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं। अपने इस आत्मविश्वास के चलते हमने कभी ऐसे प्रेमियों को घास नहीं डाली, बल्कि उन्हें अपने अंगूठों पर रखा। हम दोनों की ही शादी लगभग साथ साथ ही हुई थी, लेकिन इसे हमारा दुर्भाग्य या दुर्योग ही कहिए कि शादी के 4 साल बाद हम आज ही मिल रहे थे। तवलीन अपने मायके आई हुई थी। मैंने सोचा था कि कुंवारे दिनों के समान आज भी पुराने दिनों की मस्ती में कुछ पल जी लेंगे, जब हमसे दुनिया थी, दुनिया से हम नहीं। जब तवलीन की सुंदरता और मेरी हंसी की चर्चा सारे मोहल्ले में होती थी, इस कदर कि कईयों ने मुझे फुलझड़ी और तवलीन को अनारकली कहना शुरू कर दिया था। जब मैं उसके घर पहुंची तो वो खिड़की के बाहर मुंडेर पर चोंच उलझाए कबूतरों की जोड़ी को निहार रही थी। वो ठीक लग रही थी, लेकिन थी नहीं। पीला बेआवाज़ चेहरा। समझ गई, आज दिल नहीं बहलेगा। आज का सूरज दुख की रंगत लेकर ही निकला है। बहरहाल वो औपचारिक हेलो हाय के बाद पानी से मिले पानी की तरह हम मिले, और बहुत शीघ्र ही हमारी बातचीत पतियों और प्रेमियों के इर्द गिर्द मंडराने लगी। उसका पति खासा समृद्ध था, इस कारण पिता के घर की अपेक्षा उसका हाथ काफ़ी खुला हुआ था, लेकिन इस बार उसके दुखों की शक्ल अलग थी। उसके सरदार पति में यूं तो कोई ऐब नहीं था, लेकिन सुबह उठते ही चुटके बजाते हुए कहता, चाय 2 मिनट में। बस इसी बिंदु पर उसे लगता कि वो पत्नी नहीं बांधी है। उसकी समकक्ष और मित्र तो हरगिज़ नहीं। मैंने सुझाया कि जब तुम दोनों के बीच रिश्ते लगभग सामान्य हैं तो तुम उनसे बात क्यों नहीं कर लेती। उसका जवाब और भी विचित्र मिला। उसने कहा, मैंने बात की तो जाट की तरह हाथ हिला हिलाकर कहने लगा, अपनी नेक सलाह अपने पछवाड़े रख। अरे, अपनी बीवी को चुटकी बजा रहा हूँ तो इसमें गलत क्या है? कौन धोल धप्पा जमा रहा हूँ? अरे, मेरे पापा जी तो रोज़ अम्मा की पीठ पर मजाक मजाक में कुल्ला तक थूक देते थे। अम्मा हंसती रहती थी, और एक तू है, इतने प्यार से तुझे रखता हूँ महारानी की तरह, और फिर भी। और उसके बाद से तो चुटकी बजाना और भी बढ़ गया। दरअसल उसके पास विचारों की पूंजी है ही नहीं। बहुत कम विचारों से भी उसका काम चल जाता है, और इसीलिए वो जीवन की सिर्फ भौतिक चकाचौंध का ही मतलब समझ सकता है। उसे मज़ा आता है। कई बार तो अपने दोस्तों के सामने भी दाएं हाथ से चुटकी बजाते हुए कहेगा, 4 चाय फटाफट। दरअसल जाहिल है। उसे इतनी अकल ही नहीं है कि सोच सके कि उसकी ऐसी हरकत किसी के स्वाभिमान से भी जुड़ी हो सकती है। उसे लगता है चुटकी बजाते हुए वो असली मर्द का बच्चा या बहुत स्मार्ट लगता है। अपने दोस्तों पर रौब जमाता है कि कितनी सुंदर और उससे कहीं ज़्यादा पढ़ी लिखी पत्नी भी उसके इशारों पर नाचती है। दरअसल ये उसके मैट्रिक फेल की कुंठा है जो उससे ये सब करवाती है, और सच कहूँ तो मेरे लिए भी वो सिर्फ एक देही है। जिस ठंडेपन से तवलीन ये सब बता रही थी कि छन्न सा कुछ गिरा भीतर। क्या ये वही तवलीन है जो सितार बजा सकती थी, गज़ल सुनाती थी, मुझसे गीता पर बहस करती थी? लगभग हर महीने हम दोनों दक्षिणेश्वर में जाते और गंगा किनारे बैठकर रवींद्र संगीत गाते। आमार निशीत रातें बौदल धारा। कितनी जीवंत, उन्मुक्त, रहस्यमयी और कौतूहल से भरी तवलीन थी वो। कुछ तेज़ी से मर रहा था उसके भीतर। मैंने पूछा, क्या तुम प्यार करती हो उससे? प्यार? उसके होंठ हल्के से कांपे। प्यार तो पहली रात ही जंगले से निकलकर भाग गया। पहली रात ही सारा रंग रोगन उतर गया। उसी रात समझ आ गया कि वो दिल से बनिया और औरत के मामले में भूखा जानवर है। सुहाग रात में भी जो बंदा कमरे में घुसते ही बिना एक शब्द, एक स्पर्श और एक निगाह डाले जानवर की तरह टूटे, प्यास की तरह छीले, कुंवारे सपनों का बलात्कार कर डाले, वो लवेबल मटीरियल तो नहीं हो सकता। प्यार भावनाओं से किया जाता है। उससे प्यार तो क्या निर्वाह हो जाए वही बहुत है।
वो फिर उपेक्षा से हंस दी और खिड़की के पार उड़ते बादलों के टुकड़ों को देखने लगी। कुछ देर रुककर वो फिर फुसफुसाई, जानती हो, हर रात वो मुझे अपनी मर्दानगी के बोझ से कुचलकर संतुष्ट सुअर की तरह सो जाता है और मैं सोचती रहती हूँ कि क्या इसी रात का सपना मैं 16 साल से देख रही थी। उफ, उसको झेलते झेलते मुझे तंबाकू की लत लग गई है। और अपने जुमले पर वो फिर हंसने लगी, एक मारक हंसी। तुझे सच्चे प्यार की तलब महसूस नहीं होती? क्यों नहीं होती, बहुत होती है। रह रहकर पुरानी प्रेमी याद आते हैं जिन्हें हमने घास नहीं डाली। इस जाट से तो अच्छे ही होते। मैंने यूं ही कहा था, लेकिन उसने शायद गंभीरता से ले लिया। उसके नुकीले सौंदर्य की नोकें निकल आई थीं। सोचते हुए कहने लगी वो, लगता है अपने भाग्य में प्रेम है ही नहीं। शुरू शुरू में तो मैं उस जट में प्रेम की अनुभूति जगाने के लिए घर में रोमांटिक टेप चला देती थी कि कुछ तो जागे उसके अंदर, घर की हवा कुछ तो रोमांटिक हो। कई बार मैं खुद भी घर में खासा श्रृंगार करके घुसती, पर उस जंगली सांड को श्रृंगार देखने में नहीं, कपड़े उतारने में ही दिलचस्पी रहती। अब तो इच्छा ही मर गई है। क्यों ढो रहे हैं हम ऐसे संबंधों को? मैंने शायद अपने आप से भी यही सवाल पूछा था, लेकिन जवाब उसने दिया। मैं तो इसलिए ढो रही हूँ कि मुझ में ही अब इस संबंध को दी एंड करने का दम नहीं बचा। और मान लो कर भी दिया तो भी क्या दूसरा पति ढंग का मिल जाएगा? मुझे तो लगता है कि गड़बड़ी पति बनने में ही है। एक सांस खींचकर फिर वो बोली, अच्छे पति सचमुच आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं। डैड को देखा, तुम्हारे मियाँ को देखा, अपने वाले को भी देख लिया, अपनी सास के पति को देख लिया। मेरी सास को उनसे कोई शिकायत नहीं है, पर एक बार किसी पारिवारिक आयोजन में गीत गाए जा रहे थे। उसमें बारी बारी से सब रिश्तेदारों के नाम लिए जा रहे थे। जब मेरी सास की बारी आई और उनसे उनका नाम पूछा गया तो वो सोचने लगी। उन्हें एकाएक अपना नाम ही नहीं याद आया। सोचो, ये सिर्फ हमारे यहाँ ही संभव है कि ताउम्र बिमला की माँ सुनने वाली स्त्री जीवन की संध्या में अपना नाम ही भूल जाए। उस दिन के बाद से मैंने ध्यान से अपनी सास की दिनचर्या देखी। मैंने देखा कि उस उम्र में भी ससुर जी का 1 मिनट मेरी सास के बिना काम नहीं चलता था। दिन भर वो उनके आदेश पर फिरकी की तरह नाचती थीं और अपने सुहाग के गुमान में फूली रहती थीं कि मैं मर गई तो पता नहीं किस तरह रहेंगे ये। जाने किस तरह अनुकूलित कर दी गई थीं वो कि उन्हें अपने गुलामी में ही बहुत आनंद मिलता था। लगभग यही स्थिति मैंने अपनी नानी के यहाँ भी देखी थी। एक बार उन्हीं के कामकाजी पोते की बहू ने अपनी जेठानी को भोलेपन से बता दिया कि रात काम से लौटने के बाद वो इतनी थक गई कि बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। तब उसने पति से कहा कि वो उसके पैरों पर तेल मालिश कर दे। पति ने कर दी। जेठानी की आंखें चौड़ी हो गईं। ये क्या, पति ने तेल मालिश की पत्नी की, और पत्नी को अपराध बोध तो दूर खुलेआम जग जाहिर कर रही है। जेठानी ने इस अनहोनी घटना में कुछ अपनी तरफ से जोड़कर अपनी सास को, और सास ने अपनी सास को। इस प्रकार होते होते आखिर नाना जी के कानों तक पहुंची कि चूड़ी पहना संजय रोज पत्नी के पैरों की तेल मालिश करके सोता है। चेहरे पर शहीदों जैसे भाव लिए नाना जी ने बाकायदा संजय की क्लास ली, उसे घर की इज्जत, मर्यादा और एकता का हवाला दिया और अंत में धमकाया कि ऐसे नीच संस्कारों वाली बेहया पत्नी को वो घर में दूसरी महिलाओं के साथ नहीं रख सकते, क्योंकि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देगी। तो मैडम, ये 2 मूल्यों और 2 सोचों की लड़ाई है। ये एक खाने वाले और एक खिलाने वाले की लड़ाई है। और कहावत है, जिसकी खाओ बाजरी उसकी साजो हाजरी। तो इस बीमारी से बिना आर्थिक रूप से मुक्त हुए नहीं लड़ा जा सकता। मैं चुपचाप उसकी ओर देख रही थी। इस तवलीन के खोल में से जैसे पुरानी तवलीन निकल आई थी। वो बोलती जा रही थी, इसके लिए एक तो अपने पाँव पर खड़ा होना होगा और दूसरे संगठित होना होगा। और जब तक ये नहीं होता, अपवादों को छोड़कर पति नाम का रिश्ता माया ही रहेगा। एक बात और, इन दोनों मेरा पीछा कर रही है, और वो ये है कि मुक्ति कभी अकेले की नहीं होती। सोचो, हम दोनों ही बेहद पढ़ी लिखी थी। हम दोनों ने ही सोचा था कि हमारा जीवन संवर गया, पर हुआ क्या? शादी के लिए लड़का तो इसी दकियानूसी और स्त्री विरोधी समाज में ही ढूंढना पड़ा। शादी के घेरे से निकल जाएं तो प्रेमी भी इसी समाज से मिलेंगे। आज समझ पाई हूँ कि सर्वोच्च जीवन मूल्य हमें हासिल हो, इसके लिए ज़रूरी है कि इन मूल्यों को ग्रहण करने वाला आधारभूत ढांचा तैयार हो। इसके लिए ज़रूरी है समाज की सामूहिक सोच में बदलाव की। जब तक पेड़ पर घुन लगा हुआ है, एक आध डाल संवर भी जाए तो अपना भाग्य, वरना जब तक पूरा समाज नहीं बदल जाता, तब तक जीवन सागर की इन अपमानजनक लहरों का सामना करना ही पड़ेगा। कुछ समय के लिए आग बंद करके ईगो पर काला कंबल डालना ही पड़ेगा। धीरे धीरे इसी बिगड़े नवाब को ठोक पीट ठीक ठाक करना ही पड़ेगा। असली चीज़ है अपने को बचाए रखना, क्योंकि जीवन में प्रेम होता है, प्रेम में जीवन नहीं। जीवन रहा तो प्रेम शायद फिर भी मिल जाए।
अब तो बस इंतज़ार है तो एक बच्चे का, उससे शायद ज़िंदगी की बोरियत मिटे, लेकिन लगता है ये भी उसके बस का नहीं। 4 साल होने आए शादी को, लेकिन कोई आसार नज़र नहीं आते मुझे। सोचती थी पति न सही, पुत्र तो कम से कम मेरा होगा, लेकिन कुछ कहूँ तो दोष मुझे ही देता रहता है, जबकि किसी भी रिपोर्ट में मुझ में कोई खराबी नहीं आई है। और तो और उसकी माँ भी मुझे ही जब तब कहती रहती है, हरमंदर साहब जाकर पुत्र की मन्नत मांग। मुझे गुस्सा चढ़ता है, मन तो करता है कह दूं कि गोद में पोते खिलाने का इतना ही चाव है तो मुझे हरमंदर साहब भेजने के बजाय अपने पुत्र को किसी अच्छे डॉक्टर के यहाँ भेजो। इस प्रकार मुंह बनाकर कहा तवलीन ने कि मुझे हंसी आ गई, पर तवलीन को बच्चे की इतनी चाहत है, ये जानकारी की नई परत थी मेरे लिए। मैंने बात को आगे बढ़ाते हुए यूं ही कह दिया था, तू किसी अनाथ बच्चे को गोद क्यों नहीं लेने की सोचती? तेरा दिमाग तो ठीक है, अपनी इच्छा से तो कुछ कर नहीं सकती, बच्चा क्या गोद लूँगी? फिर अभी मुझे उम्मीद जो बची हुई है, डर है तो सिर्फ एक, जाट परिवार है और ये जानता है कि पढ़ी लिखी होने के बावजूद मैं अकेली पड़ गई हूँ। माँ बाप तो अपने बाकी बच्चों को संभाल लें वही बहुत है। 1-2 साल और निकल गए तो डर है कहीं। बस चुप कर, डरना तो उसे चाहिए। उसने एक छोटी सी जमाई ली और कहा, उसकी नज़र में मेरी डिग्री की कोई अहमियत नहीं। कहता भी है कि मेरे लिए तो डिग्री वाली पत्नी घाटे का सौदा ही रही। अनपढ़ लाता तो वो ठाट बाट देखकर चरण धो धो कर पीती। पर तुझे तो कोई परवाह ही नहीं है। दिन रात यही सोचती हूँ कि बस एक बच्चा हो जाए तो इस जालिम से पिंड छूटे। परिवार वालों का मुंह बंद हो जो मुझे बाँझ कहने लगे हैं। अंधविश्वासी जेठानी अपने बच्चों को मेरे कमरे में नहीं घुसने देती कि कहीं मेरी छूत ना लग जाए। बस बच्चा हो जाए तो मैं बच्चे में रम जाऊंगी। फिर जहाँ जाना है वो जाए, जिसके साथ करना है करे मुँह काला मर्दुआ। तवलीन कहती जा रही थी और मैं उसके बदले हुए अंतःकरण को देखती जा रही थी। क्या ये वही तवलीन है जो अपनी 4 बहनों के बाद हुए छोटे भाई के जन्म के समय शर्म से बाहर नहीं निकली थी कि कहीं लोग उसे बधाई न दे दें? उसके छोटे भाई के जन्म के समय उसकी उम्र 17 साल की हो चुकी थी और सृष्टि के रहस्य को वो समझने लगी थी। इसी बीच आंटी चाय बनाकर ला चुकी थी, चाय के साथ प्याजी और मसाला मुड़ी। हम आंटी के जाने का इंतज़ार करने लगे। हमें चुप देखकर आंटी शायद समझ गई थी कि उनकी उपस्थिति स्वागत योग्य नहीं है। इसी कारण थोड़ी देर इधर उधर की कह सुनकर वो चलती बनी। कुछ सोचते हुए मैंने कहा, यदि तू बुरा ना माने तो मैं तुझे एक रास्ता सुझा सकती हूँ, पर तुझे वचन देना होगा कि तू मेरे इस सुझाव को कभी किसी के सामने उजागर नहीं करेगी। बेशक तो चाहे तो इस पर अमल ना कर। तवलीन हैरानी से देखने लगी मेरी ओर। उसने मेरी शंका को निर्मूल करते हुए कहा, यहाँ हमारे दोनों के सिवा और कोई नहीं है। कोई प्रमाण नहीं है कि किसने क्या कहा। फिर इतने सालों की हमारी दोस्ती, दुपट्टा बदलने वाली हम ऐसी सहेलियाँ, क्या कभी ऐसा विश्वासघात हम दोनों में से किसी की भी तरफ से हुआ है? मैं ये वचन इसलिए ले रही हूँ कि पता नहीं तुम इसे किस तरह लोगी। मेरे पर उन दिनों महाभारत सीरियल का बहुत प्रभाव था। मैं ये जानकर रोमांचित थी कि जन्म से ही मैं अपने परिवार में स्त्री के चरित्र और यौन शुद्धता का बखान सुन सुनकर उसे ही जीवन की परम प्राप्ति समझने लगी थी। पर जब पता चला कि महान पांडु परिवार का कोई भी वंशज अपने सांसारिक पिता की संतान नहीं था, तो मैं सुखद आश्चर्य से भर गई थी। कुंती महाभारत की आदरणीय चरित्र थी। यदि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में उसे नियोग प्रथा द्वारा संतान प्राप्ति का अधिकार था, तो हम साधारण महिलाओं को क्यों नहीं? मैंने तवलीन को कुंती की सारी कहानी सुना दी। वो सिख थी, उसे महाभारत की कहानी थोड़ा बहुत पता थी, पर कुंती के जीवन सत्य से इस प्रकार वो पहली बार परिचित हो रही थी। मैंने उसे प्रातः स्मरणीय पंचकन्याओं के बारे में भी बताया। वो दुविधा में थी। उसने कहा, यह सत्य है कि जीवन से बढ़कर कुछ नहीं, पर कुंती ने जो किया वो पति की जानकारी में किया, इसलिए उसके अंदर कोई असुरक्षा बोध नहीं पैदा हुआ। मैंने कहा, तो तुम कौन अपनी वासना तुष्टि या भोग विलास के लिए ये सब करोगी? तुम भी तो पति की असमर्थता के चलते ही ये कदम उठाओगी। पर तुम जिन पांडु महाराज की बात कर रही हो, उन्होंने फिर भी अपनी पत्नी को ये स्पेस तो दिया। पर आज के पति स्पेस देना तो दूर, सारा दोष पत्नी पर ही मढ़ देते हैं। तो तुम भी अपने पति से कभी इसका जिक्र नहीं करना। ये हमारी अपनी रणनीति है, अपना सुरक्षा कवच है। कुछ देर खामोशी तनी रही। सोचता हुआ उसका चेहरा और सुंदर लगने लगा। फिर एक बेचैन अधीर आवाज़ आई, तुम्हारी बात पर विचार करूंगी, पर यह उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचती हो। लेकिन एक सूत्र तुमने मुझे सचमुच पकड़ा दिया है। अब फिर कभी मुझ पर यह बाँझ का आरोप लगाया गया तो इसका जवाब इसी प्रकार दिया जा सकता है। बोलते बोलते उसकी आंखें मुझ पर चिपक गईं। उसके भीतर बहुत कुछ उमड़ घुमड़ रहा था।
जिसके प्रवाह से शायद वो बहती जा रही थी। बहुत कुछ और भी उसके भीतर से निकलता, पर मुझे उसे रोकना पड़ा क्योंकि उसी शाम मुझे अपनी माँ को डॉक्टर के यहाँ लेके जाना था। तवलीन मुझे छोड़ने बाहर तक आई। एकाएक उसने कहा, कल अपने कॉलेज जाना चाहती हूँ, चलोगी? चल सकती हूँ, पर हमारे सब प्रेमी और संगी साथी तो अपने अपने ठिकाने लग गए होंगे। मिलेगा क्या वहाँ जाकर? कौन जाने कुछ मिल ही जाए। कौन जाने हमारे वो दोस्त हमारी तरह भूले भटके वहीं पहुँच जाएं। काश मिल जाए आशीष, तो इस बार उसे इज्जत बख्शूंगी। कभी वो मुझसे बस 2 मिनट के लिए बात करना चाहता था ना, अब तो सुना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ब्रांच मैनेजर बन गया है। कौन आशीष? वही टपोरी जो कहता था वो मेरी पूजा है। मैंने धीरे से आंख दबा दी और एकाएक हम दोनों ही ठहाका लगाकर हंस पड़े। बहुत दिनों बाद इस प्रकार खुलकर हंसे थे हम। तो ये थी मधु काकड़िया जी की कहानी सहेली। सुनने के लिए धन्यवाद।